Assalamu alaikum guys, welcome back. Okay, so now in this video we are going to start out a new chapter, that is chapter number 8, wave motion and sound in your first year physics book. ठीक है, so शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Okay, so इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि हुक्स लॉ क्या चीज़ है. ठीक है, what is Hooke's law? Hooke's law की डेफिनेशन काफ़ियों को पता भी होगी, both A levels और इंटर दोनों में ही है. Hooke's law says that force applied on a spring is proportional to the extension of that spring, given that the spring does not exceed limit of proportionality, does not exceed limit of proportionality. ठीक है, ये आपका हुक्स लॉ है. तो आपके पास अगर एक स्प्रिंग है जो कि अटैच है किसी सरफेस पर, एक स्प्रिंग है, ठीक है, और इसके नीचे एक ब्लॉक लगा हुआ है जो कि आपकी बेसिकली फोर्स है mg. ठीक है, mg की जगह इसे मैं सिर्फ f कह देता हूँ, या ठीक है f कह देता हूँ. f, अच्छा ठीक है, काम करते हैं. f लगाने से पहले सिर्फ एक स्प्रिंग था, जब मैंने f लगाया तो उसकी लेंथ एक्सटेंड हो गई, राइट, ओरिजिनल लेंथ से, और एक्सटेंड होकर इसमें कुछ इंक्रीज इन लेंथ आ गया. ठीक है, इस इंक्रीज इन लेंथ को हम क्या कहेंगे भाई, एक्सटेंशन कहेंगे. ठीक है, ओरिजिनल जो भी लेंथ थी l, अब फाइनल जो भी लेंथ है l प्राइम कह देता हूँ मैं उसे. उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, l प्राइम माइनस l, ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सटेंशन आ जाएगी. तो हुक्स लॉ आपको यही कहता है कि ये जो फोर्स आपने यहाँ अप्लाई की है ना, ये वाली और ये एक्सटेंशन, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेंगे एज लॉन्ग एज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नॉट एक्सीडेड. ठीक है, आप प्रोपोर्शनैलिटी का लिमिट एक्सीड नहीं करेंगे तो आपके ये दो फोर्सेस सेम रहेंगी, मतलब प्रोपोर्शनल रहेंगी. फोर्स और एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल रहेंगे. आपने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्सीड कर लिया, फिर ये रिलेशनशिप अप्लाई नहीं होगा. अगर इसका ग्राफ बनाए तो फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन का ग्राफ f अगेंस्ट x, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा. लेकिन जैसे ही लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्सीड हो जाती है, ये ग्राफ कर्व होने लग जाएगा, मतलब फिर ये रिलेशनशिप अप्लाई नहीं होगा. ये पॉइंट जहां तक ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई, मतलब हुक्स लॉ अप्लाई होता है, इसी को लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं. इस पॉइंट के बियॉन्ड this graph will become a curve and it will start curving parallel to the extension axis. ठीक है, extension axis के बिल्कुल parallel होने लग जाएगा ये. अच्छा, ये ग्राफ तो वैसे इतना आता नहीं है. हाँ, ग्राफ की प्रॉपर्टीज देख लें कि एरिया अंडर द ग्राफ क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है. एरिया अंडर ग्राफ एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है. एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग. बेसिकली ये कौन सी एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, एंड इसी ग्राफ का जो स्लोप होता है या जो ग्रेडियंट होता है वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपको स्प्रिंग कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है बिफोर द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये वाला सारा. ठीक है, और इसके अलावा आपको इलास्टिक लिमिट का भी पता होना चाहिए. इलास्टिक लिमिट क्या चीज है भाई, इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट जहां तक ये स्प्रिंग जो है ये आप एक्सटेंड करेंगे और जैसे ही फोर्स आप रिमूव करेंगे तो वो स्प्रिंग दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी ओरिजिनल डायमेंशंस गेन कर लेगा. मीनिंग इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम पॉइंट टिल व्हिच if a spring is extended and then that force is removed, that spring will regain its original shape. ठीक है, आप जैसे ही इस स्प्रिंग से ये फोर्स हटाएंगे, ठीक है, तो ये स्प्रिंग दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेगा, ओरिजिनल लेंथ गेन कर लेगा. एक्सटेंशन दोबारा से क्या हो जाएगी, जीरो. ये इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट है जहां तक आप ये अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट जो इस ग्राफ पर होता है इलास्टिक लिमिट का, जैसे ही आप इलास्टिक लिमिट को एक्सीड कर जाते हैं, मतलब आगे निकल जाते हैं ना, तो फिर ये स्प्रिंग दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप गेन नहीं करेगा, बल्कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी उसमें, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कब होती है भाई, व्हेन elastic limit is exceeded. Limit is exceeded. Elastic limit for instance अगर ये वाला पॉइंट है ना, elastic limit, तो इसी इलास्टिक लिमिट तक आपने फोर्स को फोर्स अप्लाई की, एक्सटेंशन की. इस इलास्टिक लिमिट से पहले अगर आप फोर्स हटा देते हैं, ये ग्राफ वापस से जीरो पर आ सकता है, मतलब एक्सटेंशन दोबारा जीरो हो जाएगी. लेकिन इलास्टिक लिमिट को आपने एक्सीड कर दिया, फिर आपने फोर्स रिमूव की ना, तो फिर ये ग्राफ नीचे आएगा तो सही, लेकिन ये दोबारा जीरो तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि कुछ परमानेंट एक्सटेंशन हो जाएगी. ठीक है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं. इससे पहले, इलास्टिक लिमिट से पहले
ये वाली जो साइड डिफॉर्मेशन हुई थी इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इलास्टिक लिमिट, सॉरी इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन दो टाइप्स की होती है, एक प्लास्टिक और दूसरी इलास्टिक। इलास्टिक वो होती है जो कि टेम्पररी होती है, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्सेस को आप हटाएंगे तो दोबारा खत्म हो जाएगी, ओरिजिनल शेप रीगेन हो जाएगी। लेकिन प्लास्टिक परमानेंट डिफॉर्मेशन को कहते हैं, आप ओरिजिनल फोर्सेस डिफॉर्मिंग फोर्सेस को हटाएंगे भी तब भी जाके कुछ ना कुछ परमानेंट एक्सटेंशन जरूर होगी। ठीक है, तो ये तो हुक्स लॉ के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हुक्स लॉ के आगे चलते हैं तो दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास एसएचएम का, और ये एसएचएम का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और ये स्प्रिंग्स पर भी अप्लाई होगा और बाकी चीजों पर भी अप्लाई होगा। अच्छा हाँ, वैसे हुक्स लॉ में आपको मैं एक और बात भी बता दूं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स कैसे निकालेंगे। बेसिकली आपके पास अगर दो स्प्रिंग्स पैरेलल में लगे हुए हैं ना, दो स्प्रिंग्स पैरेलल में लगे हुए हैं और अज्यूम करते हैं दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है, तो इनके पैरेलल में स्प्रिंग्स लगे हुए हैं तो इनका टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जब स्प्रिंग्स पैरेलल में होते हैं ना तो आप टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए बस उनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स को ऐड कर देते हैं। क्या फॉर आंसर आ गया 2k। और जब स्प्रिंग्स सीरीज में होते हैं, एक स्प्रिंग है दूसरा ये रहा स्प्रिंग है, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, फिर क्या करेंगे, ये आपके पास फोर्स लगी हुई है और ये इन दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो फिर 1/kt इक्वल्स 1/k प्लस 1/k का फॉर्मूला लगा लेंगे। अच्छा अगर तीन स्प्रिंग्स होते तो क्या करते, अज्यूम करते ये k1 k2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k1 k2, और एक तीसरा स्प्रिंग भी अगर होता तो प्लस 1/k3 कर लेते एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला क्या किसी दूसरे फॉर्मूला की तरह लग रहा है, डज दिस रिजेंबल एनी अदर फॉर्मूला इन योर कोर्स। पैरेलल रेजिस्टर्स की टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, 1/RT इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 वाला फॉर्मूला जो था, राइट। बट डिफरेंस क्या है, ये फॉर्मूला है पैरेलल रेजिस्टर्स का और ये वाला फॉर्मूला जो है ये सीरीज स्प्रिंग्स का है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सीरीज स्प्रिंग्स एंड दिस इज फॉर पैरेलल रेजिस्टर्स। एंड देन व्हाट अबाउट दिस वन, इन दिस केस वी हैव पैरेलल स्प्रिंग्स। पैरेलल स्प्रिंग्स में आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप सीरीज रेजिस्टर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। सीरीज रेजिस्टर्स में भी यही करते थे ना, डायरेक्ट स्प्रिंग कांस्टेंट्स को ऐड करके, मतलब डायरेक्ट रेजिस्टर्स को ऐड करके रेजिस्टेंस निकाल लेते थे 2R। तो आप पैरेलल स्प्रिंग्स हो तो उनमें सीरीज रेजिस्टर्स का फॉर्मूला लगेगा और सीरीज स्प्रिंग्स हो तो उनमें पैरेलल रेजिस्टर्स का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इससे आप टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ये बाय द वे इंपॉर्टेंट है, टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने को आता है। ठीक है, पास्ट पेपर्स में। अच्छा, टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट के अलावा भी एक और चीज आपको आनी चाहिए, वो ये है कि स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको तो हुक्स लॉ से पता है कि, अच्छा हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट की मैं आपने हुक्स लॉ से मैंने आपको इक्वेशन नहीं दी। आपको पता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, राइट, हुक्स लॉ सेज दिस। आप अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आपको एक इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगाना होगा। ये कांस्टेंट वही कांस्टेंट है हुक्स कांस्टेंट, इसकी मैंने यहाँ बात की। ठीक है, ये सारे कांस्टेंट जो स्प्रिंग का होता है यही हुक्स कांस्टेंट है, ये रहा F इज इक्वल टू kx। ये एक इक्वेशन बन जाती है एक स्प्रिंग के लिए, गिवन दैट कि वो स्प्रिंग की एक्सटेंशन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक्सीड नहीं कर रही। ठीक है, द स्प्रिंग की जो डिफॉर्मेशन है इट स्टेज विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो F इज इक्वल टू kx, आपका हुक्स का फॉर्मूला बन गया, स्प्रिंग फार्मूला बेसिकली बन गया आपका इलास्टिक फोर्सेस के लिए। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली आपको एक और चीज भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, आप अगर यहाँ देखें तो स्प्रिंग कांस्टेंट को आप सब्जेक्ट बना दें तो F/x आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको स्टिफनेस बताता है, स्प्रिंग की स्टिफनेस या हार्डनेस, मतलब कितना इजीली आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जितनी हाई होगी ना स्प्रिंग की, उतना ही डिफिकल्ट होगा उस स्प्रिंग को एक्सटेंड करना, उतना ही वो हार्ड होगा। और जिस स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी उतना ही वो इजीली एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे गाड़ियों की अगर हम बात करें, कार्स की, तो उनकी जो स्प्रिंग्स लगे हुए होते हैं गाड़ियों के नीचे, उनकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई होती है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है उन स्प्रिंग्स को एक्सटेंड करने के लिए। और उसके अलावा अगर किसी दूसरे सॉफ्ट स्प्रिंग स्लिंग की स्प्रिंग की बात कर लें या किसी दूसरे स्प्रिंग की बात कर लें तो उसमें आपको थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है एक्सटेंड करने के लिए। तो उस टाइप ऑफ स्प्रिंग्स, वो टाइप ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं उनकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू काफी कम होती है।
ठीक है, तो ये आप जरा याद रख लीजिएगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब स्टिफनेस होता है। ठीक है, अगर आपको मैं एक ग्राफ दे दूं यहाँ पर फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन का, और इसमें आपको एक ये लाइन बना के दे दी, ठीक है, ये K1 है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग का ग्राफ है। अब एक और ग्राफ में बना के दे दूं, ये वाला K2। इस पे अगर आप देखें तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप ज्यादा है, राइट, इसका स्लोप कम है। स्लोप ज्यादा होने का क्या मतलब है, स्लोप क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा था, सोचे, अभी थोड़ी देर बाद पहले बात हुई थी, स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट। स्लोप represents a spring constant. If slope represents a spring constant, then that actually means कि ज्यादा स्लोप मतलब ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, ये वाला जो K2 है इसका स्लोप ज्यादा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, तो कहना इसे कि जो K2 वाला स्प्रिंग है इट इज हार्डर टू एक्सटेंड, और ये जो K1 वाला है दिस इज सॉफ्टर टू एक्सटेंड, इजियर टू एक्सटेंड, राइट। ग्राफ से आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अच्छा, एरिया अंडर द ग्राफ आपको मैंने बता दिया कि एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो आपका हुक्स लॉ के बारे में सब कुछ हो गया, ठीक है। अब अगले वीडियो में ही बात कर लेते हैं एसएचएम के बारे में। थैंक यू।